हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत संघर्ष, विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में साम्यवादी विचारों के प्रथम प्रवक्ता किन्हें माना गया है? तो भारत में साम्यवादी विचारों का प्रथम प्रवक्ता नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और मानवेंद्र नाथ राय को माना गया है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य और मानवेंद्र नाथ राय 1919 ईस्वी में मैक्सिको में किस बोल्शेविक नेता के संपर्क में आए? तो किसके संपर्क में आए थे? मिखाइल बोरोदीन के संपर्क में आए थे। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ हुई थी? तो कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। अगला प्रश्न है, एम एन राय ने बर्लिन से किस पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो एम एन राय ने बर्लिन से वी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, एस ए डागी ने अगस्त 1922 से कहाँ पर प्रथम सोशलिस्ट पत्रिका का संपादन किया? तो एस ए डागी ने अगस्त 1922 से मुंबई में सोशलिस्ट पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में एस ए डागे ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो 1921 में एस ए डागे ने गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक की रचना की थी। गांधी वर्सेस लेनिन पुस्तक किसकी है? एस ए डागे। अगला प्रश्न है, मद्रास के सिंगारवेलु ने कब किसान पार्टी की स्थापना की थी? मद्रास के सिंगारवेलु ने कब लेबर किसान पार्टी की स्थापना की थी? तो कब की थी? 1923 ईस्वी में मद्रास के सिंगारवेलु ने लेबर किसान पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में मास्को से लौट रहे कम्युनिस्टों को पकड़कर उन पर कौन सा केस चलाया गया? तो पेशावर षड्यंत्र केस चलाया गया था। अगला प्रश्न है, पेशावर षड्यंत्र केस में किन्हें 2 वर्ष की कठोर सज़ा दी गई? तो पेशावर षड्यंत्र केस में मियां मोहम्मद और गौहर रहमान को 2 वर्ष की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किस केस में एस ए डागे, नालिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी को 4 वर्ष की कठोर सज़ा दी गई? तो कानपुर षड्यंत्र केस के तहत एस ए डागे, नालिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी को 1924 में 4 वर्ष की कठोर सज़ा दी गई। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम व्यक्ति ने गांधी जी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो किसने उठाई थी? शौकत अली ने। प्रश्न है, किस मुस्लिम व्यक्ति ने गांधी जी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो किसने उठाई थी? शौकत अली ने। किसने उठाई थी? शौकत अली ने। अगला प्रश्न है, काजी नजरुल इस्लाम तथा मुजफ्फर अहमद ने लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? काजी नजरुल इस्लाम और मुजफ्फर अहमद ने लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना 1925-26 के दौरान की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? स्वराज पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो किसान मजदूर पार्टी कर दिया गया था। स्वराज पार्टी का नाम बदलकर किसान मजदूर पार्टी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी?
1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ऐसे डागे और पूर्णचंद्र जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है 1926 ईस्वी में बम्बई में एस मिराजकर, के.एन. जोगलेकर तथा एस.वी. घाटे ने किस पार्टी की स्थापना की? तो कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है श्रमिक एवं किसान पार्टी की स्थापना कब की गई? श्रमिक एवं किसान पार्टी की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है 1929 में मेरठ षड्यंत्र के तहत कितने कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार किए गए थे? 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 32 नेता गिरफ्तार किए गए थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार नेताओं में कौन से ब्रिटिश कम्युनिस्ट शामिल थे? तो फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडरेल, लेस्टर हिचसन शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार नेताओं में कौन से ब्रिटिश कम्युनिस्ट शामिल थे? तो फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचसन शामिल थे। अगला प्रश्न है सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को कब अवैध घोषित कर दिया? सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में अवैध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख सचिव किसे बनाया गया था? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। अगला प्रश्न है पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी? पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना मोहन सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापक जी.बी. कृपलानी थी। अगला प्रश्न है विश्व युद्ध के चलते हॉलैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस का पतन कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के चलते हॉलैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस का पतन अप्रैल 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न है मई 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन का स्थान किसने ले लिया? तो विंसेंट चर्चिल ने ले लिया था। अगला प्रश्न है भारत मंत्री लॉर्ड जेटलैंड का स्थान किसने ले लिया था? भारत मंत्री लॉर्ड जेटलैंड का स्थान एल.एस. एमरी ने ले लिया था। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारत संबंधी कौन सी घोषणा की थी? 8 अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारत संबंधी अगस्त प्रस्ताव लागू किया था या अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की मंजूरी दी थी? तो रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो 17 अक्टूबर 1940 के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 1940 के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस कार्य समिति ने इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला कब किया था? तो दिसंबर 1941 में कांग्रेस कार्य समिति ने
इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला दिसंबर 1941 में लिया था? अगला प्रश्न है, दिसंबर 1941 में इंग्लैंड तथा अमेरिका के विरुद्ध कौन युद्ध में शामिल हो गया था? तो कौन शामिल हो गया था 1941 में? जापान भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। अगला प्रश्न है, रंगून का पतन कब हुआ? रंगून का पतन 7 मार्च 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रमिक दल के नेता स्टीफर्ड क्रिप्स कब भारत आए थे? श्रमिक दल के नेता सर स्टीफर्ड क्रिप्स मार्च 1942 में भारत आए थे। क्रिप्स मिशन क्यों असफल हो गया था? क्रिप्स मिशन इसलिए असफल हो गया था क्योंकि ये अल्पकालीन व्यवस्था थी। क्या थी? अल्पकालीन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने क्या संज्ञा दी? क्रिप्स प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है या दी थी। अगला प्रश्न है, मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की रणनीति किसने तैयार की थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की रणनीति महात्मा गांधी ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी के वर्धा प्रस्ताव को कब समर्थन प्रदान किया? तो 14 जुलाई को समर्थन प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कब हुआ था? मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 27 अगस्त 1942 को हुआ था। ये एक विशेष अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन के अवसर पर कौन सा नारा दिया था? गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन के अवसर पर करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक पट्टाभी सीतारामैया ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को कब गिरफ्तार किया गया? महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर कहाँ ले जाया गया? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर अहमदनगर के किले में ले जाया गया था। कहाँ ले जाया गया था? अहमदनगर के किला में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण कहाँ पर कपड़ा मिल में महीनों हड़ताल चली थी? राष्ट्रीय आंदोलन के कारण अहमदाबाद में कपड़ा मिलों में महीनों हड़ताल चली थी। अहमदाबाद, गुजरात। अगला प्रश्न है, हड़ताल के कारण अहमदाबाद को क्या संज्ञा दी गई? हड़ताल के कारण अहमदाबाद को भारत का स्टालिनग्राद कहा गया। हड़ताल के कारण अहमदाबाद को भारत का स्टालिनग्राद कहा गया। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी? तो चिंतु पांडे के नेतृत्व में बलिया उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार बनी। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 1942 ईस्वी में 17 दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक सशस्त्र विद्युत वाहिनी संगठन ने कौन सी सरकार बनाई? तो तामलुक जातीय सरकार बनाई थी। इसे जातीय सरकार भी कहा जाता है।
कौन सी सरकार बनी थी? तामुलुक जातीय सरकार। अगला प्रश्न है, जातीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई? जातीय सरकार की स्थापना तामुलुक मिदनापुर बंगाल में भी की गई थी। अगला प्रश्न है, तामुलुक की किस 73 वर्षीय किसान विधवा महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा था? तो मातंगिनी हजारा ने। किसने? मातंगिनी हजारा ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा था। अगला प्रश्न है, 1943 में प्रति सरकार कहाँ कायम हुई? 1943 में प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में कायम हुई। अगला प्रश्न है, प्रति सरकार का नेतृत्व किसने किया था? प्रति सरकार का नेतृत्व नाना पाटिल ने किया था। अगला प्रश्न है, आपने मुझे हिंसा एवं अव्यवस्था का प्रेरक मानकर अन्याय किया है, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने आत्मशोधक उपवास कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने आत्मशोधक उपवास 10 फरवरी 1943 को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी समिति से किसने त्यागपत्र दे दिया था? वायसराय की कार्यकारिणी समिति से होमी मोदी, नीलरंजन सरकार और एम.एस. आडे ने इस त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है, उपवास के दौरान गांधी जी किन बीमारियों से पीड़ित हुए? उपवास के दौरान गांधी जी मलेरिया, एनीमिया और निम्न रक्तदाब नामक बीमारियों से पीड़ित हुए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को जेल से कब रिहा कर दिया गया था? गांधी जी को 5 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग कब की गई? जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को की गई थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले किसके मन में आया था? आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन कब किया गया था? आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 1942 के समय आज़ाद हिंद फौज में कितने सैनिक थे? 1 सितंबर 1942 के समय आज़ाद हिंद फौज में 16,300 सैनिक थे। अगला प्रश्न है, मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को कब गिरफ्तार किया गया था? मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को दिसंबर 1942 में गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, जर्मन और जापानी पनडुब्बियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर कब लाया गया? तो 2 जुलाई 1943 को लाया गया था। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत सरकार का गठन कब किया? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि पर आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय रही? भारतीय भूमि पर आज़ाद हिंद फौज मार्च और जून 1944 में सक्रिय रही। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का कौन सा मुसलमान फौजी आज़ाद हिंद फौज का समर्थक था? कौन था? रशीद अली। अगला प्रश्न है, 1942 के विद्रोह के दौरान नेपाल तथा बिहार की सीमा पर किस दस्ते का गठन किया गया था? 1942 के विद्रोह के दौरान नेपाल तथा बिहार की सीमा पर आज़ाद नामक दस्ते का गठन
किया गया था? अगला प्रश्न है 1942 के आंदोलन में कौन सी छापामार लड़ाई थी? 1942 के आंदोलन में कौन सी छापामार लड़ाई थी? तो कर्नाटक पद्धति लड़ाई छापामार लड़ाई थी। अगला प्रश्न है 1942 के भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1942 के भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता अरुणा, आसफ अली और जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है 1942 के आंदोलन के दौरान किस जिले को कुख्यात अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिले को 1942 में कुख्यात अपराधी जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के गठन में किस जापानी सैन्य अधिकारी का महत्वपूर्ण स्थान था? आज़ाद हिंद फौज के गठन में जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फूजीवारा का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है टोक्यो में इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? टोक्यो में इंडियन लीग की स्थापना मार्च 1942 में की गई थी। अगला प्रश्न है 1941 ईस्वी में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? 1941 ईस्वी में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीजन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड किस फौज में बनाए गए थे? तो ये आज़ाद हिंद फौज के अंग थे। गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज में शामिल महिला सेना किस नाम से जानी जाती थी? आज़ाद हिंद फौज में शामिल महिला सेना रानी झांसी ब्रिगेड नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो 6 जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपिता का संबोधन बोस ने कहाँ पर किया था? राष्ट्रपिता का संबोधन बोस ने आज़ाद हिंद फौज रेडियो सिंगापुर से किया था। कहाँ किया था? आज़ाद हिंद फौज रेडियो सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न है 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किसने किया था? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों की अगुवाई किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमे के बचाव पक्ष की वकीलों की अगुवाई भूला भाई देसाई ने की थी। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में भूला भाई देसाई के सहायक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में भूला भाई देसाई के सहायक सप्रू, काटजू और आसफ अली थे। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी 2 नई महाशक्तियाँ सामने आई थीं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ सामने आए थे। अगला प्रश्न है किसके अनुसार गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था? तो CR फार्मूले के अनुसार। प्रश्न है किसके अनुसार गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था? तो CR फार्मूले के अनुसार गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है लियाकत अली समझौता के पक्षधर कौन थे? लियाकत अली समझौते के पक्षधर
भूलाभाई देसाई थी। अगला प्रश्न है, तुम भूगोल नहीं बदल सकते, ये किसने कहा है? तो लॉर्ड बेवेल ने कहा था। तुम भूगोल नहीं बदल सकते, ये लॉर्ड बेवेल ने कहा था। अगला प्रश्न है, बेवेल योजना हेतु कहाँ सम्मेलन बुलाया गया था? बेवेल योजना हेतु सम्मेलन शिमला में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन 22 जून 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह की घटना कब हुई थी? नौसेना विद्रोह की घटना फरवरी 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बम्बई तट पर खड़े जहाज तलवार में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? बम्बई तट पर खड़े जहाज तलवार में विद्रोह 18 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, तलवार विद्रोह का क्या कारण था? तलवार विद्रोह का कारण खराब खाना था। अगला प्रश्न है, तलवार विद्रोह का प्रसार कहाँ तक फैल गया? तलवार विद्रोह का प्रसार मद्रास और कराची तक फैल गया। अगला प्रश्न है, तट के जहाज़ों पर कौन से झंडे लगा दिए गए थे? तट के जहाज़ों पर तिरंगा, चांद तारा और हसुआ हथौड़ा नामक 3 झंडे लगा दिए गए थे, या 3 प्रकार के झंडे लगा दिए गए थे। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों की समिति का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोहियों की समिति का नेतृत्व MS खान ने किया था। अगला प्रश्न है, सैनिकों के पक्ष में मुंबई में कितने मजदूरों ने मिलकर हड़ताल की थी? तो 20 लाख मजदूरों ने मिलकर हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है, किसके आग्रह पर ये हड़ताल समाप्त कर दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के आग्रह पर ये हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया। अगला प्रश्न है, शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन कब तक चला था? शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन 5 से 11 मई 1946 के मध्य चला था। 5 से 11 मई के मध्य 1946 में चला था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा कब की थी? कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा 16 मई 1946 को की थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, अगस्त 1946 में बंगाल सरकार के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अगस्त 1946 में बंगाल सरकार के नेतृत्वकर्ता SS सुहरावर्दी थे। कौन थे? सुहरावर्दी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत से कब वापस गया? कैबिनेट मिशन 29 जून 1946 को भारत से वापस गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब से कार्य आरंभ किया? संविधान सभा ने 9 सितंबर 1946 से कार्य आरंभ किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आंतरिक सरकार की घोषणा कब की गई? भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने 11 सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ कब ली? नेहरू जी ने 11 सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ 2 सितंबर 1946 को ली थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में संविधान सभा की
पहली बैठक कब हुई थी? दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। या संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता अवश्य दे देंगे, ये घोषणा किसने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की थी। जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता अवश्य दे देंगे, किसने घोषणा की? तो किसने की थी? क्लीमेंट एटली ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत को स्वतंत्रता देने की हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा कब की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति कब की गई? लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मार्च 1947 में की गई। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान दोनों के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण कब हुआ? तो 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को हुआ था। भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सत्ता का हस्तांतरण 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को हुआ था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की खुशी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो भारत की आज़ादी के समय गांधी जी बंगाल के नोआखाली गांव में थे। अगला प्रश्न है, एक धर्मांध की गोली से गांधी जी के जीवन की लीला कब समाप्त हो गई? तो 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने की थी? गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का नया संविधान कब संचालित हुआ? भारत का नया संविधान 26 जनवरी 1950 से संचालित हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।